को मैं बैक टू माई चैनल। कैनरा बैंक की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है पब्लिक डोमेन में रिगार्डिंग प्रोबेशनरी कस्टमर सर्विस एसोसिएट, यानी कि क्लर्क के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया है इन्होंने। तो यदि आपने नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हैं। कैनरा बैंक कैरियर डाउनलोड आप यदि सर्च करेंगे गूगल में तो आपको साइट पे जाके ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पब्लिक डोमेन में है जो मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। इन्होंने इसमें दो लिस्ट दिए हैं, एक तो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट का और दूसरा विथ हेल्ड कैंडिडेट का। जो डीबी की बात करें यदि तो 28, 29 और 31 3 दिन हुए थे। 28, 29 अप्रैल को हुआ था और उसके बाद उसको जिन्होंने मिस किया था तो उनको एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दिया गया था 31/5 को। तो डीबी कंप्लीट होने के बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट का स्क्रूटनी किया और उसके बाद इन्होंने लिस्ट दिए हैं। तो पब्लिक डोमेन में ये तो नहीं पता है कि ज्वाइनिंग कब है, लेकिन जो मेरे को इन्फॉर्मेशन पता लगी उसके अकॉर्डिंग 30 जून को शायद ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग है प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट का। इस वीडियो में मेजर बात करेंगे विथ हेल्ड का रीजन्स क्या है, उनका ज्वाइनिंग कब हो सकता है, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं कि विथ हेल्ड वाले का क्या होगा, कैसे क्या करना है, तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें यदि आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे टोटल 82 कैंडिडेट प्लस 2 कैंडिडेट, यानी टोटल 84 कैंडिडेट को विथ हेल्ड लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। और ये फर्स्ट बार की बात नहीं है, पीओ का भी इनसे पहले हुआ था, लिस्ट आया था तो उसमें भी बहुत से लोगों को अवेंस लिस्ट में रखा गया था, विथ हेल्ड पे रखा गया था। जिसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो रहा है या कुछ हो रहा है। बहुत से लोग इस बात से परेशान है कि जॉब मिलेगा कि नहीं, कैंडिडेचर तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कैंडिडेचर कैंसिल नहीं हो रहा है। जो मेजर रीज़न होता है ना विथ हेल्ड का, वो होता है कि कुछ डिस्क्रिपेंसी आपके डॉक्यूमेंट में पाया जाता है, ठीक है। उसका क्लैरिफिकेशन उनको चाहिए होता है। मेजर क्या इशू है वो मैं बता देता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है इनका पीओ वाले बैच के साथ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आप मेजर यदि देखोगे ना तो मेनली जो कैंडिडेट है वो आपको कैटेगरी वाले मिलेंगे। कैटेगरी वाले इन द सेंस कि या तो SC ST के, या फिर OBC NCL वाले हैं, या फिर EWS वाले हैं। अनरिजर्व वाले आपको 1-2 ही मिलेंगे, ठीक है। तो मेजर या फिर डिसेबिलिटी वाले हैं, तो ये सब आपको ज़्यादा मिलेंगे इस विथ हेल्ड वाले में। तो रीज़न क्या है ना कि उनका कुछ डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी होगा। डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी का टाइप मतलब जैसे मान लो कोई SC ST वाले, तो IBPS को जो फॉर्मेट चाहिए वो सेंट्रल फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। हो सकता है बहुत से लोगों का जो सर्टिफिकेट हो वो स्टेट वाइज फॉर्मेट में हो, ठीक है। या फिर किन्हीं का होगा जैसे EWS है, EWS मान लो आपको बैंक को चाहिए 2024-25 का और आपके पास होगा 25-26 का, ठीक है। बहुत से लोग नेग्लिजेंट होते हैं कि वो सोचते हैं कि जब ये हो जाएगा, मतलब जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद बनवा लेंगे, ठीक है। मेरे साथ भी ये होता था कि बात को टाल दो, ठीक है, फॉर्म मत भरो, जब लास्ट डेट आएगा तब फॉर्म भरेंगे करके। तो ये थोड़ा सा होता है। पीओ में क्या होता है कि इंटरव्यू के टाइम डीबी होता है तो मजबूरी होता है बनवाना। क्लर्क में ऐसा कुछ मजबूरी होता नहीं है, तो आदमी सोचता है कि ठीक है पहले सिलेक्शन हो जाए यार, सिलेक्शन होने के बाद देखेंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इशू होता है। तो EWS वाले के साथ 2 इशू हो सकते हैं, या तो उनका फॉर्मेट जो है एज पर जो आपका IBPS का फॉर्मेट है वो नहीं होगा, या फिर आपका जो डिमांड कर रहा होगा बैंक वो फाइनेंशियल ईयर का आपके पास नहीं होगा, ठीक है। सेम केस OBC NCL के लिए है। जो यदि आपका बैंक मांग रही है इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन के बीच का होना चाहिए और आपके पास नहीं है, तो उस केस में आपसे वो आपको विथ हेल्ड लिस्ट में रखा गया होगा, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी वाले कुछ हैं, उनके साथ ये इशू हो सकता है कि उनका हो सकता है कुछ रिलीविंग का लेटर नहीं हो, NOC नहीं हो, इस सब टाइप का, या फिर वर्क का एक्सपीरियंस उन्होंने मेंशन किया होगा, वो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उन्होंने जमा नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये सब मेजर कुछ रीजन्स होंगे। अब एग्जैक्ट रीजन क्या है तो ये आपको अपकमिंग 3 से 4 दिन में बैंक आपको मेल करेगी, ठीक है। बैंक मेल करके आपको बताएगी कि आपके डॉक्यूमेंट में ये डिस्क्रिपेंसी पाया गया, आपको इस डेट से इस डेट के अंदर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ठीक है। सपोज मान लो किसी का फॉर्मेट में प्रॉब्लम है कि उनको सेंट्रल फॉर्मेट का चाहिए, आपने स्टेट फॉर्मेट का डीबी के टाइम पे दिया था, ठीक है। तो आपको सेंट्रल फॉर्मेट बना के वापस उनको जिस मेल से आपको मेल आता है उस मेल पे भेजना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। अब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होगा कि उनका OBC और EWS का सर्टिफिकेट जो है
प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है और बैंक आपसे मांग रही है, उस केस में क्या करना है? उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके इशूइंग अथॉरिटी होते हैं, ठीक है, आरओ लेवल पे या फिर सीओ जो भी होते हैं, तहसीलदार भी बोलते हैं बहुत जगह, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो मान लो 25-26 का है आपके पास, उसके बेस पे आप जाके लिखवा सकते हैं वहाँ पे कि ड्यूरिंग 24-25 भी आप उस कैटेगरी में आते थे। मान लो एनसीएल का क्या है, ओबीसी एनसीएल का क्या है कि इनकम के आधार पे देखा जाता है, तो 25-26 में यदि आप थे तो 24-25 में आप थे कि नहीं, ये चीज़ आप लिखवा लीजिए उनसे, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि बैक डेटेड बनाना मुश्किल है, बहुत से स्टेट में ऑनलाइन हो गया तो बैक डेटेड बनाना मुश्किल है। तो आप ये चीज़ करवा सकते हैं कि आप जो 25-26 है उस सर्टिफिकेट पे जाके वहाँ पे आप लिखवा सकते हैं कि ड्यूरिंग 24-25 भी आप उस कैटेगरी में, पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉलो करते थे, और उसका साइन स्टाम्प होगा, वो करके आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन है। बाकी एग्जैक्ट चीज़ें क्या हैं ये आप 3-4 दिन वेट कर लीजिए, आपको मेल आएगा। फिर आपको 10 से 15 दिन का टाइम देते हो कि इस दिन तक आप जो है भेज दीजिए डॉक्यूमेंट हमको। फिर उसके बाद वो स्क्रूटनी करेंगे डॉक्यूमेंट का, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग कराएंगे। ठीक है, बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि ज्वाइनिंग साथ में होगी या बाद में होगी। तो देखो यार, ज्वाइनिंग का डेट एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने जो बताया यदि 30 जून मान लें तो हो सकता है कि आपका सेम डे पे भी, मतलब 30 जून को भी हो और डिले भी हो। यदि पीओ की बात करें तो उनका शायद अभी तक हुआ नहीं है, तो अलग बैच में उन्होंने ज्वाइन किया है। तो डिले होने से क्या होता है ना कि अब उनके ऊपर है कि अब उनको एक बैच में बना के ज्वाइन कराना है या फिर रिजर्व लिस्ट वाले के साथ कराना है, वो यार सोली बैंक का डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन बात वही है कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी नहीं है कि कैंडिडेचर कैंसिल होगा कि क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वो टाइम देंगे, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाइए, उनको वापस से भेज दीजिए। ठीक है, बस इतना ही आप कर सकते हैं। और नीचे 2 लोगों का है जिनका बायोमेट्रिक मिसमैच है, तो यार इसके रिगार्डिंग में आपको वो मेल करेंगे कि क्या करना है आपको। ठीक है, जनरली क्या होता है कि बायोमेट्रिक मिसमैच का भी परसेंटेज होता है। अब मान लो किसी का बहुत ज़्यादा परसेंटेज मतलब मिसमैच है, तो उस केस में हो सकता है कि आपको बोले डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्टर से कुछ लिखवाने के लिए, कुछ होता है ना, कोई फॉरेंसिक साइंस या कुछ होता है, डोंट नो एग्जैक्टली, किसी ने बताया था यार मेरे को भी। तो वो चीज़ें, तो यदि आपका थोड़ा बहुत मिसमैच होता है तो अंडरटेकिंग लेके आपसे ज्वाइनिंग करवा लेते हैं। यदि ज़्यादा मिसमैच होता है तो हो सकता है कि आपको कुछ रिपोर्ट वगैरह मांगे कि किस रीज़न से आपको प्रॉब्लम हो रहा है करके। ठीक है, तो अभी के लिए आप यही कर सकते हैं कि वेट कर लीजिए थोड़ा मेल आने का। ठीक है, और ज्वाइनिंग होगा, थोड़ा डिले हो सकता है ऑफ कोर्स। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।